हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स। आज आप लोगों को स्वागत है फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस के क्लास में, जहां पे हम शेड्यूल्स ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड द रूल्स देयर अंडर 1945 के बारे में जानेंगे। तो ये स्टार्ट करने से पहले आपको ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के इंट्रोडक्शन के बारे में जान लेना जरूरी है। तो ये ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का है क्या, कब बना था, किस लिए बना था, इसका क्या ऑब्जेक्टिव था, इसका क्या गोल था, तो ये सब जानने के लिए जनरली एक वीडियो बनाया गया है। तो वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप उसे जरूर देखिए, तभी जाके ये ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का शेड्यूल आपको समझ में आएगा। इसके अलावा भी इसका जो भी प्रीवियस वीडियो था वो यहाँ पे सजेशन बॉक्स में भी दिया गया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, शेड्यूल्स ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945। तो इसको ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट पूरे इंडिया में लागू होता है, और लागू इसलिए किया गया था टू मेंटेन ए यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूनिफॉर्म कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ड्रग थ्रू आउट द इंडिया, और इसे प्रॉपर तरीके से रेगुलेट किया जाए इसलिए। तो इसके ऊपर कुछ शेड्यूल्स और एक्ट भी बनाया गया था, जो अभी हर ड्रग हर किसी शेड्यूल्स के अंदर एक लिमिटेड है, और उसके स्कोप वगैरह शेड्यूल्स में भी पता चलता है। तो आज यहाँ पे कुछ शेड्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। इसे जनरली कंप्लीट करने में 2-3 क्लासेस लगेंगे। इसके साथ साथ जो भी शेड्यूल्स है उसे हम इसे डिटेल फॉर्म लेटरल स्टेज में भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो शेड्यूल्स में जनरली 2 टाइप से शेड्यूल को क्लासिफाई किया गया था। एक है शेड्यूल्स टू द एक्ट और एक है शेड्यूल्स टू द रूल। हम जैसे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट पढ़ते हैं, दैट इज द ईयर ऑफ 1940 एंड रूल्स 1945। तो एक्ट के लिए कुछ रूल्स बनाया गया था, शेड्यूल्स बनाया गया था, उसके बाद रूल्स के लिए भी कुछ शेड्यूल्स बनाया गया था। ठीक है, तो एक्ट के लिए जनरली जो रूल्स था उसे 2 क्लास में डिवाइड किया गया था, दैट इज फर्स्ट शेड्यूल एंड सेकंड शेड्यूल। इट स्टेट्स अबाउट द बुक्स। The first schedule states that it prescribes the list of books specified in Ayurvedic, Siddha and Unani system of medicine। ये बुक्स के बारे में है, जो बुक्स आयुर्वेदिक, सिद्धा और यूनानी सिस्टम के मेडिसिन के बारे में आपको बताता है। तो जनरली इसमें सिर्फ लिस्ट ऑफ बुक्स दिया गया जिसको आप फॉलो करके आयुर्वेदिक, सिद्धा या यूनानी मेडिसिन के बारे में आप जान सकते हो, इसे आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो सेकंड शेड्यूल में दिया गया था कि प्रिस्क्राइब द स्टैंडर्ड टू बी कंपाइल्ड by the imported of drugs and by drugs manufactured for sale, sold, stocked or exhibited for sale or distributed। तो जनरली अगर देखा जाए तो जो फर्स्ट शेड्यूल वो बुक्स के बारे में था, और जो सेकंड शेड्यूल वो जनरली ड्रग्स के बारे में है। तो कौन से ड्रग आप सेल कर सकते हो, कौन से ड्रग आप इंपोर्ट कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, उसे मैन्युफैक्चर कैसे कर सकते हो, उसके अगर आप चाहते हो कि उसके स्टॉक करना चाहे तो वो स्टॉक कैसे रख सकते हो, तो वो जनरली इस सेकेंड शेड्यूल में कहा गया था। अब हम देखने वाले शेड्यूल्स टू द रूल्स, और ये शेड्यूल्स टू द रूल्स जनरली अल्फाबेटिकल ऑर्डर है ए टू वाई। जनरली ए से स्टार्ट होता है, उसके बाद बी सी डी ई एफ ऐसे ऐसे करके अप टू वाई, दैट इज लिस्ट ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स, वहां तक जनरली ये शेड्यूल्स टू द रूल है। तो फर्स्ट शेड्यूल दैट इज शेड्यूल ए। तो यहाँ पे देखिए जो भी मैंने लिखा हुआ है इसमें कुछ रेड कलर का लिख कर दिया गया है। जो रेड कलर को आपको जनरली याद रखना होगा, अगर वो रेड वाला कलर आपको याद रह जाए तो आप शेड्यूल्स के तहत वो क्या उस शेड्यूल में कहा गया था वो याद रख सकते हैं। जो भी रेड कलर है उसके ऊपर हाईलाइट कीजिए, और अगर पढ़ने के टाइम पे आप एक नोट्स बना लीजिए जहां पे सिंपल जो रेड कलर वाला है वो शेड्यूल के साथ लिखिए। जैसे शेड्यूल ए में क्या कहा गया है, बी में कहा गया है, सी और C1 में क्या कहा गया है। ठीक है, इसे हम डिटेल में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और उसके बाद वाले क्लास में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो शेड्यूल ए में क्या कहा गया है, that is it prescribes the different forms required under Drugs and Cosmetic Act for making the application or grant or issue of license and sending memorandum। मतलब क्या है कि आप जैसे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत आप किसी शॉप के लिए एप्लीकेशन करना चाहते हो तो लाइसेंस चाहिए आपको, तो लाइसेंस के लिए आपको एप्लीकेशन करना पड़ता है। तो उसके कुछ फॉर्म नंबर होता है 19, 20, 21, ए होता है, बी होता है, बीबी होता है। तो किस टाइप के एप्लीकेशन के लिए कौन सा फॉर्म चाहिए होता है,
और इसके जैसे आप लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन करोगे तो उसके लिए भी फॉर्म है, आप लाइसेंस इशू होगा आपको उसके लिए भी फॉर्म है, इसके साथ साथ आपको वो ग्रांट किया जाएगा उसके लिए भी अलग अलग परफॉर्मा है, फॉर्म है। तो वो परफॉर्मा जनरली शेड्यूल ए के अंदर आता है। ठीक है, शेड्यूल बी के अंदर क्या आता है, इट प्रिस्क्राइब्स द फीस टू बी चार्ज फॉर टेस्ट और एनालिसिस। तो यहाँ पे देखिए जो शेड्यूल ए में रेड कलर किया गया है, दैट इज एप्लीकेशन टू ग्रांट और इशू ऑफ लाइसेंस। इतना अगर याद रह जाए तो बाकी आप सेंटेंस लिख सकते हो। वैसे ही बी में फीस टू बी चार्ज फॉर टेस्ट और एनालिसिस। अब टेस्ट और एनालिसिस जब बात करते हैं तो फीस में तो सिंपल ये जनरली ब्लड सैंपल्स की बात करते हैं जो जनरली पैथोलॉजिकल लैब में टेस्टिंग होता है। तो वो टेस्टिंग कहाँ पे जनरली, वो टेस्टिंग जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू से इशू किया हुआ ये शेड्यूल्स है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव लैब्स में ही होगा। तो जनरली दैट इज द गवर्नमेंट लैब्स दैट इज ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी एंड टू द गवर्नमेंट एनालिस्ट। ठीक है, तो उसमें जनरल कितना फीस वो ले सकते हैं इसके बारे में शेड्यूल बी में कहा गया है, दैट इज ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल 1945 के रूल्स में। ठीक है, अब नेक्स्ट जो शेड्यूल है मैंने स्टार करके रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट शेड्यूल है, दैट इज शेड्यूल सी एंड शेड्यूल C1। दैट इज इट प्रिस्क्राइब्स द लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल एंड अदर स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट। बायोलॉजिकल मतलब दीज आर द इंट्रावेनस प्रोडक्ट और पैरेंटरल प्रोडक्ट। जनरली जो इंजेक्टेबल्स प्रोडक्ट होता है वो बायोलॉजिकल्स के अंदर आता है और उसे शेड्यूल सी के अंदर पढ़ा जाता है। जैसे जो भी इंजेक्टेबल्स, सपोज आप इंसुलिन लेते हो या कोई भी इंजेक्टेबल फॉर्मुलेशन जो भी पेरेंटरल फॉर्मुलेशन होता है वो बायोलॉजिकल्स के अंदर आता है। और अदर स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट जैसे बायोलॉजिकल वैक्सीन भी आता है, सेरम भी आता है, ठीक है, और ब्लड प्रोडक्ट्स भी आता है। लेकिन अदर जो स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट है इसमें ये वैक्सीन वगैरह नहीं आता है, इसके अलावा एंटीजन वगैरह आता है और अदर कुछ प्रोडक्ट जो जनरली शेड्यूल सी में नहीं कहा गया लेकिन वो नॉन इंजेक्टेबल्स बायोलॉजिकल है, उसे अदर प्रोडक्ट्स में रखा गया है। तो इसलिए इसे याद रखना है, लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल एंड अदर स्पेशल प्रोडक्ट। नहीं तो आप ऐसे लिख सकते, ऐसे भी याद रख सकते हो, इंजेक्टेबल्स एंड अदर। दैट इज इंजेक्टेबल प्रोडक्ट क्या होता है, जनरली बायोलॉजिकल, नॉर्मल वैक्सीन, सीरम एंड ब्लड रिलेटेड प्रोडक्ट्स और अदर स्पेशल प्रोडक्ट्स में। तो नेक्स्ट कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट शेड्यूल सी के बाद डी आता है। डी में क्या कहते हैं कि इट प्रिस्क्राइब्स क्लासेस ऑफ ड्रग्स व्हिच आर exempted from the certain provision applicable to the import of drugs। जैसे इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स मतलब हम बाहर से जो भी ड्रग्स मंगाते हैं वो इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स के कैटेगरी में आता है। तो अब ऐसे को भी कुछ ड्रग है, जैसे क्या है कि आपको उसे प्रॉपर तरीके से कस्टम तरीके से लाने की जरूरत नहीं है। कुछ ड्रग है, मैक्सिमम जो ड्रग्स होते हैं या पॉइजनस एक्ट में आपने पढ़ा था कि पॉइजन होता है, अगर आप उसे इंपोर्ट करना चाहते हो तो उसके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन है। उस प्रोविजन को मेंटेन करके, उस प्रोविजन को फिलअप करके या उस प्रोविजन को फुलफिल करके या बाहर से ड्रग्स मंगा सकते हो या इंपोर्ट कर सकते हो। लेकिन ये वो कुछ ड्रग्स है और क्लासेस ऑफ ड्रग्स है जिसे एग्जेम्प्ट किया गया है कि आपको कोई भी प्रोविजन की जरूरत नहीं है इसे इंपोर्ट करने के लिए, आप पर्सनल यूज के लिए आप मंगा सकते हो, लेकिन वो भी कुछ पर्टिकुलर अमाउंट में। आप नहीं कि आप बिजनेस के लिए मंगा रहे हो, ऐसी बात नहीं है। तो ये नॉर्मल पर्सनल यूज के लिए कुछ ड्रग्स है जो जनरली इस शेड्यूल के तहत एग्जेम्प्ट किया गया है, जो कुछ प्रोविजन में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसमें सिंपल वही है, रेड कलर देखा गया, एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स। ये अगर आप याद रखते हो तो बाकी पूरा स्टेटमेंट आप अपने हिसाब से बना सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट शेड्यूल, शेड्यूल ई, इट प्रिस्क्राइब्स द लिस्ट ऑफ पॉइजनस सब्सटेंस। जो पॉइजनस एक्ट में हम पढ़ रहे थे, पॉइजनस एक्ट 1990, तो वो जो पॉइजनस सब्सटेंसेस होते हैं वो लिस्ट इस शेड्यूल में दिया गया है कि कौन से ड्रग है जिसे पॉइजनस सब्सटेंस कहा जाता है, या अगर ज्यादा अमाउंट में आप लोगे तो वो आपके बॉडी में हार्मफुल इफेक्ट शो कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट शेड्यूल एफ। शेड्यूल एफ के बारे में भी डिटेल में बाद में हमें पढ़ना है। इट प्रिस्क्राइब द प्रोविजन एप्लीकेबल टू द ब्लड बैंक रिक्वायरमेंट्स एंड लाइसेंसिंग टू प्रोसेस द ब्लड कंपोनेंट्स। तो मतलब यहाँ पे देखिए रेड कलर में लिखा है कि ब्लड बैंक रिक्वायरमेंट्स एंड लाइसेंसिंग, मतलब अगर आप ब्लड बैंक बनाना चाहते हो या कोई भी ब्लड बैंक बनाना चाहते हो तो उसके लिए एक लाइसेंसिंग चाहिए। तो लाइसेंसिंग के लिए क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होना चाहिए, या फॉर्म फिलअप करते वक्त क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए,
वो सारी चीजें इस शेड्यूल एफ के अंदर पढ़ा जाता है। ये दोस्तों ये जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल 1940 एंड 1945 ये बहुत वास्ट चैप्टर है फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस का, और सबसे बड़ा चैप्टर है जिसके अंदर मैक्सिमम रूल्स एंड रेगुलेशंस अंदर किया गया है, जाकि आप चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग में हो, चाहे आप सेल्स में हो, चाहे आप हॉस्पिटल्स के अंदर हो, चाहे आप फार्मासिस्ट हो, या आप कुछ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के लिए भी तो वो सारे रूल्स इसके अंदर सिर्फ शेड्यूल में जैसे छोटा छोटा एक स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट के पीछे बहुत बड़ा स्टोरी है, और वो स्टोरी को आप डिटेल में अगर बैचलर में या उसके ऊपर भी पढ़ना चाहते हो तो वो पढ़ सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट शेड्यूल F1 के अंदर क्या है, that is it prescribes the provision applicable to the production of bacteria as well as viral vaccine, sera and diagnostic agent। तो ये जनरली बायोलॉजिकल जो भी आप सी में पढ़ रहे थे बायोलॉजिकल्स, तो बायोलॉजिकल के प्रोडक्शन, यहाँ पे देखिए प्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरियल एज वेल एज वायरल वैक्सीन, सेरा, डायग्नोस्टिक एंटीजेंस, मतलब वो जो उसके प्रोडक्शन हमें शेड्यूल F1 में देखने के लिए मिलता है। लेकिन वो चीजें है क्या, आप सी में देखिए द लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल, मतलब कौन से वो प्रोडक्ट है जो बायोलॉजिकल में कहा जाएगा वो सी में है, लेकिन एफ में क्या पढ़ा जाता है, उसके प्रोडक्शन कैसे किया जाए वो एफ में पढ़ा जाएगा। तो उसके प्रोविजन क्या है, उसमें कुछ लिमिटेशन है, कुछ कॉशन है, कुछ प्रिकॉशन है, बहुत सारी चीजें शेड्यूल F1 में देखने के लिए मिलता है। फिर शेड्यूल एफ में और भी है, F2 है, F3 है, लेकिन उस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए शेड्यूल एफ कहा गया है। दैट इज it prescribes the standard for ophthalmic preparation। तो ophthalmic preparation this also comes under the C1 that is non biological ophthalmic preparation, जो जनरली आंखों के लिए यूज होता है। ठीक है, तो वो आंखों के लिए वो भी बहुत सोफिस्टिकेटेड मेडिकेशन है। जनरली अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो आपके आंखों में कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, इसलिए वहां पे कुछ स्टैंडर्ड मेंटेन किया जाता है कि आप सपोज प्रिजर्वेटिव यूज करेंगे तो कौन से टाइप का प्रिजर्वेटिव यूज करेंगे, या आप अगर कुछ एक्सिपिएंट यूज करेंगे तो वो एक्सिपिएंट आपके फॉर्मुलेशन के साथ कॉम्पेटेबल है या नहीं है, वो चीजें देखने के लिए नॉर्मली कुछ स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब किया गया था। तो वो स्टैंडर्ड जनरली इस शेड्यूल एफ में पढ़ा जाता है। तो यहाँ पे फिर रेड कलर में देखिए वो हाईलाइटेड पोर्शन लिखा है, दैट इज स्टैंडर्ड फॉर ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस। ओके, अब नेक्स्ट जो दो शेड्यूल है, शेड्यूल जी एंड एच, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम ड्रग्स आइदर ये शेड्यूल जी और एच के अंदर आता है। ठीक है, तो पढ़ते क्या क्या है शेड्यूल जी में, इट प्रिस्क्राइब्स द लिस्ट ऑफ ड्रग्स which are required to be taken only under the supervision of RMP, that is registered medical practitioner। इस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद समझने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है कि जैसे आरएमपी मतलब रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर क्या होता है, कि जो मेडिकल प्रैक्टिशनर मतलब डॉक्टर, दैट इज रजिस्टर्ड अंडर द मेडिकल काउंसिल। तो मेडिकल काउंसिल से जो भी स्टेट हो या सेंट्रल मेडिकल काउंसिल हो, तो उससे अगर कोई भी रजिस्टर्ड डॉक्टर है उसके सुपरविजन में कुछ ड्रग्स है वो ही लिया जा सकता है। सपोज यहाँ पे कौन से ड्रग की बात कर रहे हैं, जैसे सपोज डायबिटिक ड्रग, इसके बाद नॉर्मल इंसुलिन, थायराइड मेडिकेशन, तो ये कुछ ड्रग्स होते हैं जो जनरली आपको मेडिकल प्रैक्टिशनर के अंदर ही सुपरविजन में लेना चाहिए। मतलब कब लेना चाहिए, कब लेना नहीं चाहिए, कितने दिन तक लेना चाहिए, कब बंद करना चाहिए। आप ऐसे नहीं कि आप सडन बंद कर सकते हो, आप डॉक्टर के सलाह के बाद ही आप इसे डिसकंटिन्यू कर सकते हो। अगर डिसकंटिन्यू जैसे डायबिटिक मेडिसिन क्या कितने दिन तक लेना है, ये जनरली बहुत लाइफ लॉन्ग चलता है, तो कितने दिन तक लेना है या कहाँ पे बंद करना होगा वो जनरली एक डॉक्टर ही आपको बहुत बढ़िया तरीके से प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज द अंडर द सुपरविजन ऑफ आरएमपी, मतलब ये वो ड्रग्स है जो जनरली रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के सुपरविजन में ही आप ले सकते हो या डिसकंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट शेड्यूल एच, that is it prescribe list of drugs which are sold by retail only on the prescription on registered medical practitioner। ये देखिए शेड्यूल जी में क्या था, that is taken under the supervision of registered medical practitioner, that is under the supervision of RMP, and that is the sold by retail under the prescription of RMP। मतलब कोई भी
आप सपोज फार्मासिस्ट होने जा रहे हो, आप आपके अगर शॉप होगा या आप शॉप में कुछ काम करेंगे, तो ऐसे कुछ टाइम पे सिचुएशन आएगा, जैसे कोई भी एक टर्म होता है ओटीसी, दैट इज ओवर द काउंटर। तो ओटीसी ड्रग के लिए आपको प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, आप जैसे डायरेक्ट दे सकते हो, सपोज आइबुप्रोफेन या पैरासीटामोल टाइप। लेकिन कुछ ड्रग्स ऐसे हैं जिसको आप बिना प्रिस्क्रिप्शन के आप नहीं दे सकते हो, अकॉर्डिंग टू द लॉ और फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस, दैट इज अ क्राइम। ठीक है, तो इस फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस को फॉलो करके आपको आपके प्रोफेशन को बिल्डअप करना है। तो प्रोफेशन बिल्डअप करने के लिए कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जिसको आप बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं ले सकते हो। और दोस्तों याद करो कि मैक्सिमम ड्रग्स जो होता है वो शेड्यूल एच ड्रग्स होता है। ठीक है, तो शेड्यूल एच ड्रग्स आप जैसे टैबलेट लेते हो या कोई भी दवाइयां लेते हो, आप पीछे पलट के देखना, उसके पीछे एक बॉक्स लिखा होगा, वहां पे लिखा होगा शेड्यूल एच ड्रग। मतलब कोई भी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही वो ड्रग आपको मिल सकता है। ठीक है, अगर नहीं मिल अगर कोई भी दे देता है तो फार्मासिस्ट वो गलती कर रहा है। ठीक है, और जो शेड्यूल एज ड्रग है उसे उसके मैन्युफैक्चरिंग और लेबलिंग में भी ध्यान रखा जाता है कि ये वार्निंग जो है वो वार्निंग लिखा जाए, टू बी सोल्ड बाय रिटेल ओनली ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। मतलब रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के प्रिस्क्रिप्शन से ही आप ये ड्रग किसी भी आपके शॉप में सेल कर सकते हो। ठीक है, ये वार्निंग है जनरली जो शेड्यूल एज ड्रग में दिया जाता है, और इसके साथ साथ ये वार्निंग फार्मासिस्ट को भी फॉलो करना है, और ये वार्निंग जनरली जो भी पेशेंट है उसे भी फॉलो करना है। ठीक है, तो मैक्सिमम ड्रग्स शेड्यूल एज के अंदर ही आता है। ठीक है, नॉर्मल जैसे सेट्रिजिन हो गया, या नॉर्मल कोई भी लिपिडेमिक ड्रग, हाइपर लिपिडेमिक ड्रग हो गया। ठीक है, डिजिटलिस हो गया, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स है, हार्ट रिलेटेड ड्रग हो गया, तो ये सारे शेड्यूल एज ड्रग्स के अंदर ही आता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। आज के शेड्यूल के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे में इसी शेड्यूल को हम कंटिन्यू करेंगे। जी के बाद एच जैसे पढ़ लिए, एच के बाद आई क्या है, जे क्या है, इसके साथ साथ जनरली जितना हो सके हम नेक्स्ट क्लास में फिर से कंप्लीट करेंगे। तो आज की स्टार्टिंग है, आपको यहाँ से जनरली ए सी, इसके बाद एफ और जी एच, ये कुछ शेड्यूल बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है और इसे याद भी रखना है, क्योंकि नॉर्मल जो एग्जाम है, सिंपल एग्जाम में एमसीक्यू में भी पूछता है, फिल इन द ब्लैंक्स में पूछता है, कैपिटल बड़ा क्वेश्चन में भी पूछता है। तो जनरली आपको शेड्यूल बताना है कि क्या है इस शेड्यूल के बारे में, तो सिंपल लिख दोगे तो फुल मार्क्स है। और इसके साथ साथ कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी बहुत ज्यादा इस शेड्यूल से एक दो क्वेश्चन तो आता ही है। कोई भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम हो, या रेलवे फार्मासिस्ट के एग्जाम हो, या नॉर्मल कोई भी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, बैचलर के बाद जीपेट एग्जाम हो, तो वहां पे ये शेड्यूल आएगा ही आएगा। तो दोस्तों इसे स्किप नहीं करना है, बहुत आराम से और बहुत ही मेहनत करके इसे पढ़ना है। और चाहे तो आप नोट बना सकते हो इसका, और ये नोट आप जैसे ही ABCD से लिख दोगे आपके पास एक पेज में रह जाएगा। कभी भी आप भूल जाओगे तो सिंपल आप देख लेना, तो आपको याद आ जाएगा। तो थैंक यू, होप कि आपको ये अच्छा लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर कोई भी शिकायत करना हो तो मैं यहाँ पे हूँ ही, और कमेंट कर सकते हैं, और अगर कुछ भी आपको लगता है कि कुछ बेहतर करना चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर योर टाइम।